अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 साइंस, नेक्स्ट वीडियो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब रेस्पिरेशन का हम इससे पहले फोटोसिंथेसिस की बात कर चुके हैं कि किस तरह से पौधों में फूड तैयार होता है। तो रेस्पिरेशन उसके एग्जैक्ट अपोजिट है। तो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान फूड पैदा होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जबकि ये रेस्पिरेशन के अमल के दौरान क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट है। फूड और ग्लूकोज को यूज़ करते हुए जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और जो है वो केमिकल एनर्जी ये हासिल करता है जी, ठीक है, रिलीज़ करता है। ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। रेस्पिरेशन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जिसमें फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो रेस्पिरेशन उसके अपोजिट है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CO2 और H2O ये दोनों आपस में मिलते हैं कब, सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। कौन सी चीज़ पैदा होती है जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा होती है, जबकि यही चीज़ रिएक्टेंट का काम करती है और ये दोनों आपस में मिलते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस जगह के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या चीज़ रिलीज़ होती है, एनर्जी, और इसके बगैर ज़िंदगी का तस्वर मुमकिन नहीं है। अगर कहीं पे एनर्जी रेस्पिरेशन का अमल नहीं हो रहा तो वो चीज़ क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ द लिविंग बॉडी। ये किस सेल में होता है जी, तमाम सेल्स के अंदर होता है, ठीक है जी। द माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा जी क्या है जी, माइटोकॉन्ड्रिया विच आर फाउंड इन द सेल्स, जो कि सेल के अंदर होते हैं, परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये तमाम सेल्स के अंदर होता है, लेकिन सेल के अंदर किस खास जगह के ऊपर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को के अंदर होता है। और वहाँ पे क्या पैदा होती है, एनर्जी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज़ द ओनली प्रोसेस, ये वो वाहिद प्रोसेस है थ्रू विच प्रोवाइड्स एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जो जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो एनर्जी किस कहाँ से हासिल करती हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए हासिल करते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ऑल द टाइम इन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर जानदार में, हर तरह की चीज़ में ये हर वक्त जारी रहता है। स्टॉपिंग ऑफ द रेस्पिरेशन मीन्स डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये एक MCQs मौजूद है कि अगर रेस्पिरेशन का अमल रुक जाए तो क्या होगा जी, वो जानदार फौत हो जाता है। इन प्लांट्स में द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। आप बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो तो सांस लेते हैं नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, तो पौधों के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ये पैदा होती है। प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज। दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, जो रिलीज़ हो जाएगी। नाइट के टाइम पे ये कार्बन ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते रहेंगे जी, रिलीज़ करते रहेंगे। इन प्लांट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये स्टोमेटा के जरिए होता है, जबकि एनिमल्स में ये कहाँ होता है जी, ये थ्रू द लंग्स होता है। ये याद रखिएगा, ये MCQs है। अच्छा जी, उसके बाद है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब इन दोनों चीज़ों के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या एक जैसी हैं। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गे एंड सम बैक्टीरिया, वेयर एज रेस्पिरेशन क्या होता है जी, ये सारी जिंदा चीज़ों में होता है। जितने भी जानदार हैं उन सब के अंदर रेस्पिरेशन का अमल होगा, जबकि ये किसके अंदर होगा जी, ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया और एल्गे के बीच। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है कौन कौन से दो सेल होते हैं जी, मीजोफिल सेल्स होते हैं। कौन से वाले, एक स्पंजी वाले होते हैं और एक प्लेसैडिक होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन क्या होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और टू बी एग्जैक्ट इन मीजोफिल सेल्स, जबकि यहाँ पे कहाँ होता है जी, ये तमाम सेल्स के अंदर होता है। किस जगह के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस यूजेस सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, ये पौधों के लिए है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दरमियान सनलाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी होती है वो फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। क्या काम होता है जी, ग्रोथ एंड परफॉर्मिंग ऑल अदर बॉडी फंक्शंस, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या है, प्रोडक्ट है, वो
रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, जबकि इसी तरह से जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोडक्ट है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, एक दूसरे का अपोजिट है। अच्छा जी, ये अगले स्टेप पे यही बात लिखी हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्रांसपैरेशन। अब ट्रांसपैरेशन क्या है? ट्रांसपैरेंट प्लांट्स कंटिन्यूली अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। रूट्स के ज़रिए पौधे जो है वो हर वक्त पानी अब्जॉर्व करते रहते हैं। द सेम इज़ बीइंग कंडक्टेड टू लीव्स। जो यही चीज़ क्या है फिर पत्तों तक पहुंचती है, जबकि जिस दौरान ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जिसको कि यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन कुछ पानी एक्सेसिव वाटर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वो स्टोमेटा के जरिए क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये एक MCQs भी है, ठीक है। तो क्या है जी कि जो पानी का अखराज है, एरियल पार्ट्स हैं जो प्लांट के, जो ज़मीन से ऊपर वाले हिस्से हैं, वहाँ से जो पानी का अखराज है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। और ये कहाँ से होती है, थ्रू द स्टोमेटा। अब देखें, सबसे पहले पानी दिया गया है, पानी क्या है, दिया जा रहा है, और ये कहाँ तक पहुँच रहा है, जड़ों तक पहुँच रहा है। जड़ों से ये स्टेम के ज़रिए ऊपर जाएगा, और स्टेम से ये कहाँ पहुँचेगा जी, ये पत्ते के अंदर पहुँचेगा। अब पत्ते के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास स्टोमेटा होते हैं। यहाँ से देखें, पौधे ने पानी यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं, स्टेम के ज़रिए ऊपर गया, फिर क्या गया, ये पत्ते तक पहुँचा। पत्ते के अंदर बारीक वेन्स होती हैं, यहाँ पे पानी पहुँच चुका है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ होगा। तो रूट ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर इज़ ड्रॉन अप द स्टेम। उसके बाद क्या है, वेन्स कैरिंग वाटर फॉर द लीफ, और उसके बाद है वाटर वेपरेट्स फ्रॉम द लीव्स, और टू बी एग्जैक्ट फ्रॉम द स्टोमेटा। सारे को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। ये एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एक इसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा दें तो वहाँ पे आपको पानी नजर आएगा जो स्टोमेटा से अखराज होता है। कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन क्या है, वेरी नैरो ग्लास ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। जो बहुत ही बारीक ग्लास की ट्यूब्स होते हैं उन्हें कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो वाटर क्या होता है, मूव्स अप इन द कैपिलरी ट्यूब्स due to interaction between the water molecules and surface of the tubes. This effect is called capillary action. इस अमल को क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। ये याद रखिएगा, जो ट्यूब जितनी छोटी होगी, जिस मतलब है कि जिसका जो वॉल्यूम है, जो अंदर से क्या है, जितनी ये वाली जगह कम होगी उतना ही पानी का लेवल उसमें ज़्यादा होगा। ये आप देख भी सकते हैं, कम है, थोड़ा ज़्यादा है, और ये कम्प्लीटली फील्ड है। ये क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है, अगर ये उसको ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन ये है कि ये मेरे हाथ में सिर्फ साइड्स को दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं कैपिलरी। तो इसका मतलब है जितनी ही नैरो होगी एक ट्यूब, जितनी नैरो होगी पानी का लेवल उसमें उतना ही ऊपर जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, कैपिलरी एक्शन इन नैरो जाइलम वेसल्स इन स्मॉल प्लांट्स हेल्प वाटर मूव अप टुवर्ड्स लीफ। तो इसके अंदर क्यों होता है जी, पौधे के अंदर ये जो जाइलम वेसल्स होती हैं बहुत नैरो होती हैं। क्या होती हैं, नैरो होती हैं। इसके वजह से बड़े आराम से पानी ऊपर को निकल जाता है। वाटर फिल्ड इन अ ग्लास ट्यूब फेस टू टाइप ऑफ फोर्सेज। जो वाटर फिल्ड होता है किसी भी ग्लास ट्यूब में, दो किस्म की फोर्सेस का उसको सामना करना पड़ता है। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड द अदर इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड द ग्लास सरफेस। तो दो किस्म की फोर्सेज हैं। नंबर एक जो फोर्स है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बीच में है, उसे क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरी कौन सी है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास सरफेस के बीच में है। वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास सरफेस के बीच में द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज कोहेसिव फोर्स। जो जिसको आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। जबकि दूसरी फोर्स जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास सरफेस के बीच में, उसे क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इफ़ द एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर, अगर एडहेसिव फोर्स क्या होगी, ग्रेटर होगी। एडहेसिव फोर्स कौन सी है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द ग्लास सरफेस। तो वाटर क्या होगा, राइज अप द ट्यूब थ्रू कैपिलरी एक्शन। और ये स्मॉल ट्यूब में ज़्यादा होती है, छोटे वाली ट्यूब में क्या होती है, ज़्यादा होती है। नैरो ट्यूब दैट हैज़ एडहेसिव फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स विच मेक्स द वाटर राइज अप द ट्यूब थ्रू द कैपिलरी एक्शन। और जो वाटर का राइज है जाइलम वेसल में, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, कैपिलरी एक्शन की एग्जांपल है। ये बाकी दोबारा
2 दफ़ा लिखा हुआ है नीचे। अच्छा जी, उसके बाद है नेचुरल राइज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? इज़ द वाटर एस्केप, पानी का एस्केप है। कहाँ से? फ्रॉम द पोर्स इन द लीव्स, जो लीव्स के अंदर पोर्स होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इट डिवेलप सक्शन फोर्स इन द जाइलम बंडल। जब ये देखें पानी बाहर को जाएगा तो एक स्पेस क्रिएट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जाइलम बंडल के अंदर सक्शन फोर्स डिवेलप होगी। सक्शन फोर्स होती है वो जो खींचने की ताकत है पानी को ऊपर को, काजिंग द वाटर राइज अप। जियो डिफ्यूजन का अमल होता है, जहाँ पे पानी कम होता है उधर को पानी पहुँचेगा। पानी जो है अपना लेवल क्या करता है? मेंटेन करता है। जहाँ पे पानी कम है तो वहाँ से पानी क्या जाएगा? अब जब यहाँ से पानी बाहर निकल गया तो लाजिम बात है यहाँ पे क्या है? एक एम्प्टी स्पेस बन जाती है, तो इसकी वजह से पानी क्या है? यहाँ से ऊपर को मूव करता है जाइलम से। अच्छा, टॉल ट्रीज हैविंग मोर सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन causes strong suction force or transpiration pull on water in xylem bundles. The increased transpiration pull in tall trees causes the plant to absorb more water. तो जो बड़े दरख्त होते हैं वो ज़्यादा पानी जज़ब करते हैं। क्यों? ड्यू टू ट्रांसपोरेशन पुल। क्या है? इंक्रीज ट्रांसपिरेशन पुल। इनका जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपिरेशन पुल और द काजेज ऑफ नेचुरल राइज ऑफ वाटर इन द मटेरियल। किसी भी मटेरियल के अंदर जो पानी का राइज है ये 2 चीज़ों की वजह से होता है। नंबर 1 कैपिलरी एक्शन, नंबर 2 क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल। बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज ब्रिक्स एंड कंक्रीट when come in contact with moisture, water rise into their pores due to capillary action and makes the material damped. Water is also raised in pores of the paper and plaster. Wicking of paint between the hairs of paintbrush and movement water through sand are also examples in this regard. Importance of transpiration. तो ट्रांसपिरेशन की अहमियत क्या है? ट्रांसपिरेशन pulls the water through air spaces in spongy mesophil and keeps the mesophil moist, which is essential for the exchange of gases. Effect of evaporation of water from leaves or stems are: नंबर 1 जो एपरेशन होती है उसके असरात क्या होते हैं? कूल्स द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड द सराउंडिंग्स एज वेल। जो सरफेस होता है लीव्स का वो क्या होता है? कूल हो जाता है। अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए ये सक्शन ही तो है, ये सक्शन ही तो है जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर को जाती हैं। अब ऊपर फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है? एक पौधा है। अब पौधे में जब चीज़ें ऊपर कमी होगी, ठीक है, लेट्स से कि ये एक प्लांट है, तो यहाँ पे अगर इस एरिया में से चीज़ें बाहर जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली जो पानी होगा क्या होगा? यहाँ से ऊपर को जोर लगाएगा। क्या करेगा? इधर पानी मौजूद है तो ये क्या है? ये जगह खाली है तो यहाँ पे क्या होगा? पानी यहाँ से ऊपर को जाएगा और ऊपर से जाके फिर यहाँ तक पंतों से पहुँच के फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है इसके ज़रिए ना सिर्फ पानी बल्कि मिनरल्स भी वो सारे मूव करते हैं ज़मीन से पौधे के दूसरे हिस्सों तक। इसी की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिलती है और जो प्लांट का टेम्परेचर है वो भी क्या रहता है? कंट्रोल रहता है, क्योंकि फ्रेश वाटर और मिनरल्स की आमदोरफ्त जारी रहती है। कुछ फैक्टर्स: विंड जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि विंड क्या करती है? पानी को उड़ा के ले जाती है, तो फिर मज़ीद पानी पौधे से निकल सकता है। अगर पता खुद ही डैम्प हो रहेगा तो फिर क्या होगा? पानी मज़ीद बाहर नहीं जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पौधे के पास एनर्जी ज़्यादा आएगी और ज़्यादा पानी बाहर जा सकता है। लाइट, देखें स्टोमेटा जो होते हैं वो लाइट की मदद से ही ओपन या क्लोज होते हैं। रात के टाइम पे स्टोमेटा बंद होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? रात को शट होते हैं, बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। तो जब स्टोमेटा क्लोज होंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल हो नहीं रहा होगा तो पानी का अखराज कहाँ से होगा? पानी का अखराज होता है स्टोमेटा के जरिए, तो ट्रांसपायरेशन जो है फिर नहीं होगी। स्टोमेटा लाइट होगी, स्टोमेटा खुलेगा, पानी निकलेगा। लाइट नहीं होगी, स्टोमेटा क्या होगा? बंद होगा। ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाएगी? आपकी जो पुल है जिसके ज़रिए पानी ऊपर को जा रहा है वो भी नहीं होगा। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी ट्रांसपायरेशन पुल क्या होगा? ज़्यादा होगा। ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द प्लांट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, दस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्लांट लीव्स इनटू द एयर, इट स्लोज डाउन द ट्रांसपेरेंस। याद रखें एयर के अंदर एक ख़ास कैपेसिटी है पानी को पिक करने की। अगर एयर ह्यूमिड है, उसके अंदर ऑलरेडी पानी ज़्यादा मौजूद है, तो जो पत्ता
पानी बाहर लेके आ रहा है स्टोमेटा के ज़रिए, वो हवा नहीं जज़ब करेगी, वो हवा नहीं जज़ब करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी डैम्प है। वो ऑलरेडी क्या है, डैम्प है। उसके अंदर पानी को पिक करने की जो एबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है। तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो वो फ़ौरन पानी को पिक करके ले जाएगी और मज़ीद पानी वहाँ से स्टोमेटा से बाहर आ सकता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा से पानी बाहर आने की मकदार भी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि एयर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है। व्हेन गॉड्स सेल्स ऑफ स्टोमेटा ऑब्जॉर्व वाटर दे स्वेल अप एंड मेक द स्टोमेटा ओपन, कि जब गार्ड सेल होते हैं वहाँ तक पानी पहुँचता है तो वो क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब फूल जाते हैं तो क्या है, साइडों पे निकल जाते हैं और जगह क्या है वहाँ पे ये बन जाती है और जहाँ से पानी का खराज मुमकिन हो जाता है। लेकिन जब वो पानी लूज़ कर जाते हैं तो क्या होते हैं, प्रेस हो जाएंगे और बीच में जो गैप होगा उसको क्या करेंगे, ये क्लोज़ कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे और जहाँ से पानी का खराज क्या होगा, फिर नहीं हो सकेगा। इसके अंदर और कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो कि बता दूं, सिर्फ इतना है कि जब ये स्वोलन होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है, जब ये श्रंकन होते हैं तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है। की पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। नंबर 1, रूट्स आर द ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर्मिंग अ सिस्टम स्पेशलाइज फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉयल। अच्छा जी, रूट हेयर क्या है, थ्रेड लाइक आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, इट्स ब्रांचेज, लीव्स, ये सारी हम कर चुके हैं, कोई नई बात इसके अंदर नहीं है जो कि आपको गिवन हो। यहाँ से इसके बाद हम मूव करेंगे MCQs और एक्सरसाइज की तरफ, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। यहाँ तक अभी तक इतना ही काफ़ी है। इसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी, इसमें हमने ये देखा कि जो ट्रांसपैरेशन है उस चीज़ को अफेक्ट क्या करती है, विंड, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। फिर हमने सबसे पहले ये देखा था कि ट्रांसपैरेशन है क्या, कैपिलरी एक्शन क्या चीज़ है। उसके बाद हमने देखा जो कवर किए रेस्पिरेशन, बेसिकली रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपैरेशन, ये 2 मेन टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमने बात की। कैपिलरी एक्शन भी उसी में और उससे रिलेटेड फिर छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो देखिए। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज क्लियर करके इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा।